नमस्कार। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक अंग्रेजी कविता के साथ करना चाहूँगा। उसका हिंदी में भी मैं आपको मायना जो है मानी जो है वो बता दूंगा, मतलब उसका। लेकिन मैं अंग्रेजी में कविता पढ़ना चाहता हूँ। और वो कविता जो है वो बहुत खूबसूरती से, कविता का शीर्षक है द हार्प ऑफ इंडिया। हार्प यानी कि आप उसको कोई भी स्ट्रिंग्स वाला या तारों वाला एक साज होता है, एक संगीत का साज होता है, जिसे हार्प कहते हैं, यूरोपियन माइथोलॉजी से आता है। और उसको जो है हाथों से और तारों को झनकार के बजाया जाता है। द हार्प ऑफ इंडिया कविता कहती है कि वाई हैंग्स दाउ लोनली ऑन यॉन विदर्ड बो, अनस्ट्रंग फॉर एवर मस्ट दाउ देयर रिमेन, thy music once was sweet, who hears it now? Why doth the breeze sigh over thee in vain? Silence hath bound thee with her fatal chain. Neglected, mute, and desolate art thou, like ruined monument on desert plain. Oh, many a hand more worthy far than mine, once thy harmonious chords to sweetness gave, and many a wreath for them did fame entwine. Of flowers still blooming on the minstrel's grave, those hands are cold, but if thy notes divine, maybe by mortal weekend once again, harp of my country, let me strike the strain। तो कविता हिंदी में समझें तो ये कहती है कि जो वाद्य यंत्र है, जो संगीत का साज है, हार्प, कविता कहती है कि, कवि कहता है कि तुम्हारा जो बो है, जो कमानी है उसकी, वो न जाने कितने सालों से, सदियों से सूनी पड़ी है और तुम्हारे तारों को किसी ने झनकारा नहीं है। और सब कुछ ठंडा है, कुछ भी खूबसूरती नहीं है, बहुत अजीब सा है, तुम्हारी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं है। लेकिन फिर भी इन नश्वर, मॉर्टल और कमज़ोर और ठंडे हो चुके हाथों से अगर एक बार तुम्हारे तारों को झनकारा जाए तो मुझे यकीन है कि वो संगीत, तुम्हारी वो आवाज़, वो दोबारा लौट आएगी। और कवि ये कह रहा है अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए। दिलचस्प बात क्या है, इस कवि का नाम जो है वो है हेनरी लुई डेरोजियो, जो एक यूरेशियाई मूल का नौजवान था। बहुत दिलचस्प कहानी है डेरोजियो की, और इसलिए भी दिलचस्प आज के समय में जब हम लगातार देशी और विदेशी और भारतीय और विदेशी मूल के खेल में उलझे हैं, उस वक्त में डेरोजियो की इस कहानी की दास्तान गोई और ज़रूरी हो जाती है। इस कहानी को कहना, सुनना, समझना ज़रूरी हो जाता है। तो आप सबका स्वागत है रेनेसांस में मीडिया विजिल पर। और ये कहानी पिछले 21 एपिसोड से हम कह रहे हैं भारत में नव जागरण की, यानी कि भारतीय समाज में आई नई जागृति की, जब समाज की कुरीतियों, समाज की विसंगतियों, धर्म के धंधे के खिलाफ कुछ लोग उठ खड़े हुए और उसके बाद समाज में बहुत सारे बड़े बदलाव हुए। आज हम जहाँ भी हैं वो उस दौर की वजह से है। और अगर आज दुनिया कहीं है, दुनिया में जो रेनेसा का पीरियड था, जो नवजागरण हुआ अलग अलग समय पे, वो उसकी वजह से। तो मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का, और बहुत शुक्रिया कि वो मेरे प्रिय कवियों में से एक की कहानी लेकर आए हैं आज, उसके बारे में, हेनरी डेरोजियो के बारे में। तो बहुत देर ना करते हुए हम चलते हैं प्रोफेसर के पास। आप सबका स्वागत है जो देख रहे हैं। प्रोफेसर, डेरोजियो के बारे में आप कोई ओपनिंग रिमार्क करना चाहेंगे? क्योंकि मेरा तो प्रिय कवि है वो। मेरा तो मुश्किल क्या है कि वो मेरा प्रिय शिक्षक है। जी। क्योंकि मैंने जब कलकत्ता में ज्वाइन किया तो डेरोजियो मेरा आदर्श थे। मेरे आदर्श हिंदी के बहुत सारे जो जिन शिक्षकों से मैंने पढ़ा था वो मेरे आदर्श नहीं थे टीचिंग में। जी। क्योंकि डेरोजियो की जो परंपरा है, उस परंपरा से जुड़ने का जो है मुझे संयोग से अवसर मिला, और जितना बन पड़ा हमने सेवा की। तो मुझे तो वो एक शिक्षक के नाते बहुत ज्यादा अपील करता है। कवि तो खैर वो अनपैरेलल है, अनपैरेलल। और कितनी कम उम्र में वो नौजवान क्या लिख के चला गया। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बाद में कभी उनकी कविताओं को लेकर बात करूंगा मैं, बिल्कुल। क्योंकि वो कवि बहुत अनपैरेलल है। तो बिल्कुल। वो जो आज के दौर के लिहाज से, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही शिक्षक दिवस गया है, तो डेरोजियो को याद करना अपने आप में बहुत ही रिस्की मामला है।
और और दूसरे जो साहब हैं जिनकी याद में मनाया जाता है वो भी कलकत्ता में ही पढ़ा रहे थे वैसे। पर कहानियां अलग अलग हैं। हाँ, डिरोजियो की कविताएं और एज अ टीचर अलग कहानी है, और उन साहब की थीसिस से किताब तक बहुत अलग कहानी है। उस बारे में हम कभी और बिल्कुल बिल्कुल। बात करेंगे। तो हाँ, हम लोग शुरू करते हैं। आप ओवर टू यू प्रोफेसर, हमेशा की तरह। थैंक यू। आज हम लोग डिरोजियो और यंग बंगाल की जो नवजागरण में भूमिका रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और डिरोजियो और यंग बंगाल के बारे में बात करते समय अनेक दिलचस्प चीजें हैं जो कि वर्तमान में भी मिलती हैं, जो डिरोजियो के जमाने में मिलती थी। डिरोजियो के बारे में बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि डिरोजियो का पूरा जो घटनाक्रम है वो बहुत ही विलक्षण है, और वो हिंदुस्तान में तो बहुत रेयर है। वो एकमात्र, इसलिए लोग कहते थे कि राजा राम मोहन राय, डिरोजियो और डेविड हेयर ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। भारतीय परंपरा के जो प्रगतिशील पहलू थे उनको, और प्रगतिशील मूल्य थे उनको जनता में पुनरुज्जीवित करने में राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिससे कि भारत और भारत का इंटेलिजेंसिया प्रभावित हुआ। उसी तरह डेविड डिरोजियो की इस पूरे के पूरे यूरोप के पश्चिम के जो सकारात्मक मूल्य थे, क्रांतिकारी मूल्य थे, और खासतौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े हुए जो मूल्य थे उनको जनप्रिय बनाने में डिरोजियो की निर्णायक भूमिका थी। डिरोजियो जैसे प्रतिभा होना असंभव है, असंभव है। आप सिर्फ यहां से देखिए कि एक यंग लड़के की 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई खत्म हो जाए। 6 साल की एज में पढ़ाई शुरू की और 14 साल की एज में पढ़ाई खत्म, और 14 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म करके वह मैदान में उतर जाए कि अब मुझे कमाना है। रेयर। हिंदुस्तान में तो मेरी तो नजर से ऐसी कोई दूसरी स्टोरी गुजरी ही नहीं है जो कि 14 साल की उम्र में जिसने पढ़ाई खत्म कर दी हो, और साधारण पढ़ाई नहीं की। 14 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म की, और 14 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म करके ही डिरोजियो ने पिता कलकत्ते में जिस कंपनी में बड़े बाबू थे उस कंपनी में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की। डिरोजियो को मालूम नहीं था कि वो जीवन में क्या बनना है, एकदम नहीं मालूम था। और डिरोजियो के जो समान धर्मा थे जो उनके साथ थे, जिनके साथ डिरोजियो का नाम चलता था, वो थे डेविड हेयर। और डेविड हेयर जो है वो घड़ी साज थे, घड़ी बनाने का काम करते थे। आप सोचिए, एक घड़ी साज और एक बड़े बाबू का बेटा जिसने 14 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म कर ली, और पढ़ाई खत्म ही नहीं की, उसने 14 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म करके नौकरी ले ली पिता के ऑफिस में, और क्लर्क की नौकरी ली। हमारे यहां तो अभी साधारण सा जो विद्यार्थी होता है जो पढ़ता है, जिसके अच्छे नंबर आने लगते हैं, वो तो नाक भौं सिकोड़ता है कि मैं क्लर्की करूंगा, मैं ये काम करूंगा, ये तो मेरी प्रतिभा के अनुकूल नहीं है, ये तो मेरे लिए छोटा काम है। डिरोजियो जैसा व्यक्तित्व होना असंभव है, असंभव है। डिरोजियो ने जो पूरा का पूरा परिदृश्य नवजागरण के बनाने में जो मदद की, राजा राम मोहन राय, डिरोजियो और डेविड हेयर, ये तीन एक तरह से सेतु थे। ये जिसमें डिरोजियो सेतु थे पश्चिम के विचारों के भारत में प्रवेश के, और राजा राम मोहन राय सेतु थे भारतीय परंपरा के प्रगतिशील विचारों को समाज में नए सिरे से स्थापित करने के। और इस दृष्टि से अगर देखें तो डिरोजियो ने जो काम किया छोटी सी उम्र में, मतलब आप यहां से देखिए कि डिरोजियो ने सामान्य तौर पर जो काम बूढ़े लोग करते हैं वो एक यंग लड़का करके गया। ऐसा लड़का करके गया जिसका कि उसकी जाति का, जिस जाति से वो आता था, यानी वो विदेशी था, वो पोर्तुगीज परिवार की पैदाइश था, जिसे कि अभी महंक ने कहा कि यूरेशियन, यूरेशियन तो वो था,
लेकिन वो अपने को यूरेशियन नहीं मानता था, वो अपने को इंडियन मानता था, इसलिए वेस्ट इंडियन कहता था। डिरोजियो के अंदर भारत कूट कूट के भरा हुआ था, और भारत का प्रेम, भारत के प्रति निष्ठा और भारतीय होने का गर्व कूट कूट के भरा हुआ था। डिरोजियो नाम उसका जरूर अलग था, वो अपने परिवार की परंपरा के अनुकूल था, लेकिन डिरोजियो के जो संस्कार थे, डिरोजियो की जो आस्थाएं थी, वो डिरोजियो की आस्थाएं एकदम भारतीय आस्थाएं थी। डिरोजियो अपने विचारों में इतना क्रांतिकारी और इतना प्रभावशाली था। मैंने जब कलकत्ता नौकरी ज्वाइन की, और नौकरी ज्वाइन करने के बाद में ये एक रहता है कि आप, तो मुझे ये डिरोजियो का पक्ष, जो कि मेरे छात्र जीवन में भी था, जिसे हम लोग पढ़ते थे, मुझे बहुत अपील करता था कि एक शिक्षक वह हो जो कि विद्यार्थियों के बीच में विचारों की लहर पैदा करे। डिरोजियो मतलब शिक्षक बहुत हुए हैं, एक से एक शानदार शिक्षक हुए हैं। शिक्षकों की बंगाल में परंपरा बहुत लंबी है, बढ़िया शिक्षकों की परंपरा है, लेकिन डिरोजियो जैसी परंपरा, डिरोजियो जैसा व्यक्तित्व एज ए शिक्षक किसी ने निर्मित नहीं किया। तो पहली चीज जो है विचार करने की है कि नवजागरण में डिरोजियो जब दाखिल होते हैं तो डिरोजियो किस तरह से दाखिल होते हैं। डिरोजियो दाखिल होते हैं बाया एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। जिस तरह से ईश्वरचंद विद्यासागर ने संस्कृत और दूसरे जो नीचे के स्तर पर जो स्कूल और कॉलेज के स्तर की जो शिक्षा थी, संस्कृत की शिक्षा थी, उसमें जिस तरह के बहुत बड़े परिवर्तन किए, डिरोजियो ने हिंदू कॉलेज, जो अभी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहलाता है, वो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया, हिंदू कॉलेज में एकदम जिसे कहें कि क्रांतिकारी वातावरण निर्मित कर दिया। आप यहां से सोचिए कि एक शिक्षक, ये एक समस्या है अभी भी, हमारे यहां शिक्षक तो बहुत हैं, यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, विभाग भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। सवाल यह है कि डिरोजियो कैसे पैदा किया जाए, वह रसायन कौन सा है जिससे डिरोजियो बनता है। नौकरी सब लोग कर लेते हैं, क्लास भी सब लोग अच्छी सी ले लेते हैं, लेकिन डिरोजियो जैसी क्लास नहीं ले पाते। डिरोजियो की खूबी क्या थी? डिरोजियो की खूबी यह थी कि डिरोजियो कविता पढ़ाते थे, फिलॉसफी भी पढ़ाते थे, लेकिन कविता के साथ में फिलॉसफी भी पढ़ाते थे। कविता खाली नहीं पढ़ाते थे। अभी जो हमारे यहाँ जो पठन पाठन की पद्धति है पूरे देश में, साहित्य के पठन पाठन की जो पद्धति है पूरे देश में, उसमें, और अभी जो साहित्यकार है हमारे देश में, जो प्रोफेसर है हमारे देश में, आप पूछिए उनसे। डिरोजियो कांट के अद्भुत विद्वान थे। दुनिया के जो दार्शनिक है उनमें सबसे चर्चित दार्शनिक, सबसे जटिल दार्शनिक कांट। कांट के बारे में डिरोजियो विलक्षण प्रतिभा रखते थे और विलक्षण ढंग से उसकी व्याख्याएं करते थे। तो डिरोजियो का जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है वो किससे बना? डिरोजियो इतने ताकतवर कैसे बने? डिरोजियो या कोई भी शिक्षक ताकतवर कैसे बनता है? शिक्षक की ताकत कहां से आती है? तनख्वाह से आती है, अच्छे घर से आती है, अच्छी सुविधाओं से आती है, सरकार के चमचागिरी से आती है, मंत्री की चमचागिरी से आती है। किससे ताकत आती है? डिरोजियो चाहते तो सरकार की चमचागिरी कर सकते थे, करते हैं ना हमारे अभी बड़े बड़े प्रतिभाशाली प्रोफेसर, वो कोशिश करते हैं कि मंत्री उनकी किताब का लोकार्पण कर दे। बड़े बड़े प्रतिभाशाली प्रोफेसर अभी जो ड्राफ्ट जारी हुआ है उसकी प्रशंसा में, बड़े बड़े वाइस चांसलर प्रशंसा में फूले नहीं समा रहे जिस तरह से लिख रहे हैं, उससे पता चलता है कि उन लोगों को शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है। हम शिक्षकों में अधिकतर शिक्षक, ये बात मैं अंडरलाइन करके कहना चाहता हूं, इस दौर की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो क्या है कि हम शिक्षक तो हैं लेकिन हमने शिक्षक के मर्म को मार दिया है। डिरोजियो के पास में शिक्षक का मर्म था। शिक्षक का मर्म कहां होता है? शिक्षक अच्छा वह होता है जो दार्शनिक दृष्टिकोण से संपन्न होता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से संपन्न होने का मतलब यह कि शिक्षक के पास में
अपनी एक विचारधारा होनी चाहिए, और वह विचारधारा होनी चाहिए जिसका कि फ्रांस की राज्य क्रांति से गहरा संबंध हो। डिरोजियो महान ऐसे नहीं बने। डिरोजियो के पास में कोई सरकार नहीं थी, कोई दल नहीं था। डिरोजियो न देश के राष्ट्रपति थे, न देश के उपराष्ट्रपति थे, न बंगाल के मुख्यमंत्री थे, कुछ नहीं थे डिरोजियो। डिरोजियो के पास में कोई पद नहीं था, लेकिन डिरोजियो ने जो ताकत अर्जित की थी, जो अपना व्यक्तित्व बनाया था, उस व्यक्तित्व के निर्माण में विचारधारा की बहुत बड़ी भूमिका थी, और वह विचारधारा थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के गर्भ से निकली थी। तो आप अगर एक प्रतिभाशाली शिक्षक बनना चाहते हैं, आप एक ऐसे शिक्षक बनना चाहते हैं जो समाज को बदले, तो आपके पास में प्रगतिशील विचारधारा होनी चाहिए। लेकिन अभी तो उल्टा मामला है। अभी तो पूरे देश में वैसी ही फिजा चली हुई है जिस फिजा का सामना डिरोजियो ने किया था। डिरोजियो को कॉलेज से निकलवाने में किनकी भूमिका थी? उनकी भूमिका थी जो हिंदूवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, परंपरावादी थे। मैं बाद में इस पर आऊंगा पहलू पर, लेकिन मैं जो चीज अंडरलाइन करना चाहता हूं कि एक शिक्षक कैसे बनता है। डिरोजियो एक शिक्षक, डिरोजियो एक ऐसा महत्वपूर्ण यंग पोएट, क्रांतिकारी कवि, ऐसा कवि जिसने कविता लिखी और गंगा पर कविता लिखी, इतनी शानदार कविता लिखी। उसने कविताएं, साधारण कविताएं नहीं लिखी। बंगाल में जो अड्डा सबसे फेमस है, बंगालियों में अड्डा की कल्चर सबसे फेमस है, डिरोजियो ने अड्डा की कल्चर पर बेहतरीन कविता लिखी। डिरोजियो उनमें से जिसने कि दुर्गा पूजा पर सबसे शानदार लंबी कविता लिखी। डिरोजियो का अनपैरेलल व्यक्तित्व। उम्र कितनी? गिनती। अभी हमारे बच्चे, अभी हमारे यंग लड़के सोच ही नहीं पाते उस उम्र में। जिस लड़के ने 14 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म कर दी हो, जिस लड़के का काव्य संकलन 17 साल की उम्र में आ जाए, आप उस लड़के की ताकत समझिए। उस जमाने के जो सबसे महत्वपूर्ण संपादक थे, जिनके कई पब्लिकेशंस थे, उसके वो संपादक थे। उन्होंने इनवाइट किया, उस यंग लड़के को इनवाइट किया कि तुम आओ और हमारे यहां मैगजीन संभालो, हमारे यहां काम करो। डिरोजियो पढ़ लिख के कुछ नहीं था, काम करना है, सीधे पिता के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। तो पहली चीज जो डिरोजियो से सीखने की है, जिसने कि डिरोजियो को डिरोजियो बनाया, डिरोजियो एक बेहतरीन शिक्षक, बेहतरीन वक्ता, शानदार कवि, और एक ऐसा शिक्षक जिसके पास में जब वो कविता पढ़ाए तो कविता नहीं पढ़ाता था वो खाली। मौका लगा तो जो पाठ्यक्रम वो पढ़ाते थे उसकी चर्चा करूंगा मैं बाद में कभी। तो असल चीज है समझने की ये कि डिरोजियो जब पढ़ाते थे तो वे सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ाते थे। अभी हमारे यहां जो शिक्षक है ना, जिसकी बीमारी है पढ़ाने की, वो सिर्फ कविता का भावार्थ और व्याख्या पढ़ाता है, वो कविता के नोट्स लिखाता है। वह विद्यार्थी को मजबूर करता है कि वह अपना काम करने के लिए प्रिंटेड जो पाठ्यक्रम मिल रहा है और पाठ्य सामग्री मिल रही है विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की, उससे अपना काम चला ले। अब डिरोजियो पैदा कैसे करेंगे जब विद्यार्थियों से कहा जा रहा है कि प्रिंटेड जो सामग्री है उससे काम चला लो। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो मेधावी बनना चाहते हैं, उनके लिए डिरोजियो का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है और वह बहुत मूल्यवान है। जो शिक्षक सचमुच में शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहते हैं, उनके लिए डिरोजियो का कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और डिरोजियो के दृष्टिकोण की जो बात जिसे मैंने आपके सामने रखा, वो ये कि डिरोजियो बनते हैं अपने विचारधारात्मक दृष्टिकोण से। डिरोजियो के पास में यूरोप की संस्कृति, खासतौर पर फ्रांस की राज्य क्रांति और उससे निकले हुए जो तमाम किस्म के विचार थे, उनका बहुत गहरा अध्ययन था उनके पास में, और बहुत अच्छी मास्टरी थी उस पर।
तो एक अच्छा शिक्षक कैसा हो, जो विचार और विचारों की नई समझ और उन नई समझ के साथ में एक उत्तेजना पैदा करे। जो विद्यार्थी सुने क्लास तो वे उत्तेजित रहें। डिरोजियो इसलिए नहीं डिरोजियो थे कि वो एक अच्छे शिक्षक थे, सिर्फ डिरोजियो पढ़ाते थे, उसमें हमेशा एक मौलिकता होती थी और नया दृष्टिकोण होता था। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने विद्यार्थियों को कहा कि जो विचार तुम मानते हो, उन विचारों को लेके समाज में सक्रिय बनो, राजनीति में सक्रिय बनो। तो डिरोजियो की ताकत, डिरोजियो जिन विचारों को पसंद करते थे, उन विचारों को डिरोजियो ने व्यवहार में, राजनीतिक सामाजिक जीवन में, आचरण में उतारा। और यही वह जगह जहां से एक आधुनिक शिक्षक पैदा होता है। हिंदुस्तान में आधुनिक शिक्षक की मतलब बेहतर तो यह होता कि डिरोजियो के नाम पर हमारे यहां शिक्षक दिवस होता, लेकिन आयरनी देखिए, शिक्षक दिवस डिरोजियो के नाम पर नहीं हुआ, बल्कि राधा कृष्णन के नाम पर हुआ। जमीन आसमान का अंतर है राधा कृष्णन के दृष्टिकोण में और डिरोजियो के दृष्टिकोण में। और यह दृष्टिकोण का अंतर वही है जिसकी वजह से डिरोजियो कॉलेज से निकाले गए। क्योंकि डिरोजियो ने जो सबसे बड़ा काम किया वो यह कि वे किसी भी किस्म के परंपरावादी दृष्टिकोण को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे अंदर ये तमाम लोगों में प्रवृत्ति रहती है। हम लोग परंपरावादी हैं बाय नेचर, हमारी आदत है। हम लोगों को कौन सी चीज पसंद है एक शिक्षक के नाते? अच्छा पे स्केल, अधिकारियों से कनेक्शंस। डिरोजियो के लिए ये सब चीजें बेकार थी। डिरोजियो के लिए स्वतंत्रता का मूल्य सबसे महत्वपूर्ण था, स्वतंत्रता का दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण था। और स्वतंत्रता का विचार वह विद्यार्थियों में जब जाते थे तो लोगों में एक तरह से जोश और जीवंत माहौल पैदा होता था। वो हिंदू कॉलेज एकदम परंपरावादी कॉलेज। आज भी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में एक अच्छा खासा हिस्सा परंपरावादियों का है। डिरोजियो के जमाने में तो पूरा का पूरा वो परंपरावादियों का गढ़ था, हिंदू परंपरावादियों का गढ़ था। और हिंदू परंपरावादियों के गढ़ में डिरोजियो ने यंग विद्यार्थियों को सबसे अधिक अपनी कक्षाओं के जरिए प्रभावित किया। ऐसा नहीं था वो विषयांतर करके पढ़ाते थे। डिरोजियो की आदत थी कि वो हमेशा अपने विषय पर ही केंद्रित होकर पढ़ाते थे, लेकिन वो इतना बेहतर पढ़ाते थे कि विद्यार्थी क्लास से ही जो है वो क्रांतिकारी विचारों की तरफ आकर्षित हुए। मुझे जहां तक याद है हिंदी में डिरोजियो के ऊपर किसी ने नहीं लिखा, सिर्फ वो सरला मास्टर ने एक जमाने में एक निबंध जरूर लिखा था। हमारे यहां जितने भी लोग हैं हिंदी के आलोचक हैं, कविता के, साहित्य के, जो आधुनिक काल की चर्चा करते हैं, वे डिरोजियो की चर्चा नहीं करते, डिरोजियो के बारे में बात नहीं करते, डिरोजियो की भूमिका के बारे में बात नहीं करते। तो डिरोजियो की जो सबसे मूल्यवान चीज थी वो ये कि वे पाठ्यक्रम को विचारधारा से जोड़कर पढ़ाते थे। इससे विद्यार्थियों में जागृति पैदा होती थी, पाठ्यक्रम के प्रति भी, शिक्षा के प्रति भी, समाज के प्रति भी। अभी जो हमारे यहां पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वह समाज के प्रति जागृति पैदा नहीं करते हमारे शिक्षक, बल्कि पाठ्यक्रम इस तरह से पढ़ाया जाता है कि विद्यार्थी और ज्यादा उदास हो जाए, और ज्यादा विरक्त हो जाए। शिक्षा क्लास उसके लिए सिर्फ परीक्षा तक उसका मतलब हो, उसका जीवन से कोई संबंध न हो। यानी पढ़ाई सिर्फ, अब जो पढ़ाई जाती है वो कैसी पढ़ाई जाती है कि शिक्षक जो क्लास में पढ़ा रहा है वो क्लास के ही काम की होती है। क्लास के बाहर जब आप बरामदे में निकलते हैं, क्लास के बाहर जब बाजार में निकलते हैं, तो वह शिक्षा आपके काम नहीं आती। जब आप जीवन में दाखिल होते हैं क्लास से निकल के, तो वह शिक्षा काम नहीं आती। लेकिन डिरोजियो के पढ़ाने का तरीका यह था कि डिरोजियो जब पढ़ाते थे तो वे पाठ को आपके पूरे के पूरे लाइफ स्टाइल, आपकी पूरी की पूरी सामाजिक संरचना, आपकी पूरी पूरी राजनीतिक संरचना, उसके साथ में नफी करके पढ़ाते थे।
और यही वह चीज थी जिसने कि डिरोजियो को एक महान शिक्षक के तौर पर विकसित किया। डिरोजियो की एक और ब्यूटी थी, डिरोजियो अनवरत विभिन्न किस्म के विचारों के बारे में सोचते रहते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि वे विचारों का जो तूफान उनके दिमाग में शांत हो जाए, हमेशा चलते रहते थे विचार। इसलिए लोग कहते भी हैं कि डिरोजियो और डेविड हेयर ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंटीग्रेटेड हैं। मेरा ये मानना है कि डेविड हेयर, डिरोजियो, राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये चार मिला के एक नया परिदृश्य बनाते हैं। इसमें वे भारतीय परंपरा की भी रक्षा करते हैं ये दोनों लोग, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय, और डिरोजियो और डेविड हेयर पश्चिम के जो प्रगतिशील परिवर्तनकामी मूल्य हैं, आमूल परिवर्तनकामी जो मूल्य हैं, उनको वे भारतीय जनमानस का हिस्सा बनाते हैं। डिरोजियो के व्यक्तित्व की ब्यूटी ये थी कि डिरोजियो बेसिकली फ्री थिंकर थे, स्वच्छंद विचारधारा में, स्वच्छंद विचारों में विश्वास करते थे। दूसरी विशेषता यह थी डिरोजियो की कि वे आइडियाज को लेकर, विचारों को लेकर संवाद करने में विश्वास करते थे। इसलिए वे जब भी विद्यार्थियों से मिलते थे, क्लास में मिलते थे, वहां पर भी डायलॉग होता था आइडियाज को लेकर, और क्लास के बाद भी आइडियाज को लेकर डायलॉग होता था। ये डायलॉग खत्म नहीं होता था कभी भी। तो आइडियाज को लेकर डायलॉग, अभी क्या है स्थिति? अभी तो स्थिति है कि विद्यार्थी कभी भी किसी भी शिक्षक को फोन ही नहीं करता किसी आइडिया के लिए, क्योंकि किसी भी शिक्षक के पास में कोई आइडिया होता ही नहीं है। अभी तो आइडिया लेस शिक्षक है। डिरोजियो ऐसा व्यक्तित्व थे जिनके पास में विचारों का पूरा खजाना था। लोग कहते थे कि डिरोजियो के पास में अद्भुत स्मृति है उनकी, और उनके पास में कोटेशंस का, उद्धरणों का एक अद्भुत खजाना था। तो डिरोजियो ने जो कल्चर पैदा की, वो एक नई कल्चर थी। वो ये विचारों को लेकर संवाद, वाद विवाद, उसकी कल्चर उन्होंने यंग लड़के लड़कियों में पैदा की, यंग लोगों में पैदा की। और ये जो वाद विवाद की कल्चर थी, इस वाद विवाद की कल्चर को उन्होंने एक चीज से बुनियादी तौर पर जोड़ा, वो ये कि व्यक्तिगत जीवन की जो सच्चाई है उसकी हर हालत में शिक्षक को रक्षा करनी चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो लेखक हैं, उनके सामने डिरोजियो एक आदर्श पैदा करते हैं कि व्यक्तिगत जीवन की जो सच्चाई है उसे पेश करो, उसे ढको मत। हमारे यहां तो हालत यह कि व्यक्तिगत जीवन की सच्चाई को लोग कहने में डरते हैं, बताते ही नहीं है। अगर दोस्त से बोल देंगे कि ये बात ऐसे हुई, तो उसके बाद कहेंगे अच्छा तुम किसी से कहना मत। जी नहीं, आपसे कोई आपका पैन नंबर नहीं मांग रहा, आपसे कोई अकाउंट नंबर नहीं बता रहे आप किसी को, कि आपकी कोई इज्जत लुट जाएगी। डिरोजियो के व्यक्तित्व की खूबी यह थी कि वे व्यक्तिगत सच्चाई को बताने में विश्वास करते थे, उसे शेयर करते थे। और ये जो व्यक्तिगत सच्चाई थी उसको उन्होंने अपनी क्लास में, उनकी क्लास बहुत ही जीवंत और उत्साह से भरी होती थी। और यही वह चीज थी जिसने कि पुरानी जो परंपरावादी शिक्षा थी, जो हिंदू कॉलेज की कल्चर का हिस्सा थी, ये यंग बंगाल इतना क्यों पॉपुलर बना? क्योंकि समाज में धर्मांधता की बेड़ियां बहुत मजबूत थीं, आज भी हैं। आज भी लोग धर्म के प्रति कम, धर्मांधता के प्रति ज्यादा आस्थावान। तो अगर हमें धर्मांधता की बेड़ियों को चुनौती देनी है, जैसा कि डिरोजियो ने कहा था कि धर्मांधता की बेड़ियां कटेंगी कैसे? धर्मांधता की बेड़ियां कटेंगी स्वच्छंद चिंतन से, विचार विमर्श के जरिए, व्यक्तिगत सच्चाई का सामना करने और व्यक्तिगत सच्चाई को उद्घाटित करने, शेयर करने, व्यक्त करने से। और एक और चीज है जो कि धर्मांधता की बेड़ियों को काटने में मदद कर सकती है, वो यह है कि ईश्वर रहित धर्मनिरपेक्षता।
अगर आप ईश्वर रहित धर्मनिरपेक्षता का निर्माण नहीं कर सकते, अभी तो स्थिति है कि हमारे यहां सब ईश्वर में मगन है, ईश्वर के बिना कोई बात ही नहीं होती। डेविड हेयर और डिरोजियो दोनों की ही ब्यूटी ये थी कि दोनों के पास में किसी भी धार्मिक संप्रदाय की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, कोई धार्मिक प्रशिक्षण उनको नहीं मिला था, और लेकिन वे दोनों कट्टर आदर्शवादी थे, दोनों कट्टर भारतीय थे, भारतीयता में विश्वास करते थे। वे चाहते थे कि भारत के अंदर जो है धर्मांधता की जो बेड़ियां हैं वे कटें। वे चाहते थे कि शिक्षा के अंदर जो तमाम किस्म के परंपरावादी जो सोच है उसे चुनौती दी जाए। हमारे यहां जो ज्यादातर लोग हैं उनके लिए एक वक्त उस दौर को समझने में मदद कर सकती है एक चीज। बंगाल में नवजागरण के दौर में धर्म बहुत ताकतवर था, हर जगह धर्म हावी था, लेकिन अकेले डिरोजियो नहीं थे जो हिंदू धर्म की आलोचना कर रहे थे या धर्म विशेष की आलोचना कर रहे थे या सभी धर्मों की आलोचना कर रहे थे। राजा राममोहन राय ने भी की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी धर्म की आलोचना की, हिंदू धर्म की आलोचना विवेकानंद ने भी की। यहां तक कि उस जमाने में बंकिम ने भी धर्म की तीखी आलोचना की। मैं यह सुविधा के लिए, जिससे कि एक अंदाजा लगे कि उस जमाने में बंगाली समाज के लोग कैसे सोचते थे, बंकिम के लिखे एक निबंध का कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। बहुत अच्छा पहलू है उसमें, जिससे कि उस डिबेट को खोलने में मदद मिल सकती है। प्रश्न यह था, ये डिरोजियो के सामने भी प्रश्न था, ये विवेकानंद के सामने भी प्रश्न था, ये सभी के सामने प्रश्न था, ये आज के मध्य वर्ग का भी एक प्रश्न है। अभी स्थिति यह है कि लोग धार्मिक किताबें तो खूब पढ़ते हैं, धार्मिक समागम भी खूब अटेंड करते हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं भी खूब पढ़ते हैं, साहित्यिक पत्रिकाओं में छपने वाला साहित्य भी खूब पढ़ा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि साहित्यिक पत्रिकाओं में जो साहित्यकार हैं वे धर्म की आलोचना कभी क्यों नहीं लिखते? कोई नियमित सामग्री साहित्यिक पत्रिकाओं में क्यों नहीं प्रकाशित होती? और जो धर्म की आलोचना में नियमित सामग्री जो प्रकाशित नहीं होती, उसका परिणाम क्या निकलेगा? ये जो मध्य वर्ग के लोग जो रीडर हैं, जो विभिन्न पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तो हमारे यहां धर्म की आलोचना तो छपती ही नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष माहौल बनेगा कैसे? धर्मनिरपेक्षता की रक्षा कैसे होगी? एक पाठक ने बंकिम को एक पत्र लिखा और पत्र में उसने ये कहा कि आप जो साहित्यिक पत्रिका में लिखते हैं, एक मैगजीन थी जो मंथली थी जिसका नाम था प्रचार, उस प्रचार नामक मैगजीन में बंकिम रेगुलर लिखते थे, उसमें तमाम तरह की सामग्री होती थी, लेकिन उसका एक रेगुलर फीचर था बंकिम की पत्रिका का कि उसमें धर्म संबंधी सामग्री नियमित छपती थी, धर्म की आलोचना की सामग्री नियमित छपती थी। तो एक पाठक ने जो पत्र लिखा उसने इस बात पर आपत्ति की, उसने कहा कहानी छापो तुम, उपन्यास छापो तुम, कविताएं छापो, नाटक छापो, लेकिन तुम ये धर्म की आलोचना क्यों छापते हो, ये प्रचार क्यों करते हो धर्म के खिलाफ? और इस जो सामग्री छापते हो उसकी वजह से हमारा इस पत्रिका को पढ़ने में मन नहीं लगता, हमें अच्छी नहीं लगती। इसी संदर्भ में बंकिम ने सवाल उठाया कि आखिर धर्म चर्चा कड़वी क्यों लगती है, और उपन्यास आमोद प्रमोद
क्यों अधिक अच्छे लगते हैं, आमोद प्रमोद के विषय क्यों अच्छे लगते हैं? और इसका उत्तर देते हुए उन्होंने जो लिखा उससे हिंदू धर्म की आलोचना भी सामने आती है और दूसरी चीजें भी सामने आती हैं। इसलिए मैं इस प्रसंग को यहां बहुत जानबूझ के उठा रहा हूं कि अकेला डेविड डिरोजियो जो है वो खाली आलोचना नहीं कर रहे थे समाज में। बंकिम ने लिखा, यह आवश्यक है, यह अवश्य है कि साधारण धर्म शिक्षकों द्वारा पृथ्वी पर जिस रूप में धर्म की स्थापना हुई है वह प्रीतिकर नहीं है। इस देश के आधुनिक धर्माचार्य जिस हिंदू धर्म की व्याख्या और रक्षा करते हैं उसकी मूर्ति भयानक है। आजकल के अध्यापक और पुरोहित महाशयों की समझ में व्रत, प्रायश्चित, पृथ्वी के सुखों के प्रति वैराग्य और अपने को पीड़ित करना ही धर्म है। गर्मियों में बहुत ही गर्मी और प्यास के मारे अगर थोड़ा सा बर्फ का पानी मैंने पी लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो गया। 8-9 वर्ष की लड़की विधवा हो गई जिस ब्रह्मचर्य के बारे में वह कुछ नहीं जानती और जिस ब्रह्मचर्य के द्वारा पीड़ा पहुंचाकर उस बालिका को रुलाए बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। धर्मोपार्जन करना हो तो पुरोहित का घर भरो, गुरु को दो, बेकार, स्वार्थ पर लोभी, कुकर्मी भिक्षुक ब्राह्मणों को दो। महाकष्ट से कमाया हुआ अपना धन कुपात्रों और अपात्रों को दे डालो। यह मूर्ति धर्म की मूर्ति नहीं है, यह एक उत्कट पैशाचिक कल्पना है। तथापि लड़कपन से हम इसी का नाम धर्म सुनते आए हैं। पाठकों का इससे पिशाच या राक्षस की तरह डरना कुछ असंगत नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, कोट, जो लोग शिक्षित हैं अर्थात जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है वे इसे तो धर्म नहीं मानते, किंतु वे और एक आफत में फंस गए हैं। उन्होंने अंग्रेजी के साथ ईसाई धर्म भी सीख लिया है। उस शिक्षा के लिए बाइबल नहीं पढ़नी पड़ती। विलायती साहित्य उस धर्म से सराबोर है। हम लोग ईसाई धर्म का नाम सुनते ही उसी को धर्म समझते हैं, किंतु उसकी और भी भयंकर मूर्ति है। परमेश्वर का नाम लेते ही ईसाइयों के परमेश्वर का स्मरण हो जाता है, परंतु वह ईसाइयों का परमेश्वर इस पवित्र नाम के सर्वथा अयोग्य है। इसमें संदेह नहीं कि वह विश्व संसार का राजा है, लेकिन इसमें भी संदेह नहीं कि कोई नर पिशाच भी वैसा प्रजा पीड़क, अत्याचारी और विचार शून्य नहीं हो सकता। वह क्षणिक और अत्यंत क्षुद्र अपराध के लिए मनुष्य को चिरस्थायी दंड देता है। छोटे बड़े सभी पापों के लिए अनंत नरक की व्यवस्था करता है। निष्पाप पुरुष भी अगर वह ईसाई न हो तो उसके लिए अनंत नरक भोग का विधान है। जिसने कभी ईसा का नाम नहीं सुना, इसी कारण ईसाई होना जिसके लिए असंभव है, उसे भी इस अपराध के लिए अत्यंत नरक भोगना पड़ेगा। अब आप सोचिए, उस जमाने में बंकिम हिंदू धर्म और ईसाई धर्म दोनों की तीखी आलोचना कर रहे थे। और किस समाज में कर रहे थे और किस भाषा में कर रहे थे? बंगला में। इसका मतलब बंगाल में धर्म को लेकर तमाम किस्म की पिछड़ी हुई रूढ़िबद्ध मान्यताएं प्रचलन में थी। बंकिम ने कहा, अपनी आत्मा को पीड़ा पहुंचाना धर्म नहीं है, अपनी उन्नति करना, अपने आनंद को बढ़ाना ही धर्म है। भक्ति, प्रीति और शांति, यही धर्म है। और आखिरी लाइन जिसका कि इस पूरे संदर्भ से संबंध है, वो कहते हैं, साहित्य को मत छोड़ो, साहित्य की सीढ़ी पर पैर रखकर धर्म के मंच पर चढ़ो, अनकोट। ये जो बंकिम के निबंध की मैंने आपसे चर्चा की, इसका एक बड़ा कारण यह कि डिरोजियो ने ये चीज पकड़ी। वो साहित्य के शिक्षक थे। उस साहित्य के जरिए उन्होंने धर्म को चुनौती दी। हम पता करें, खोजें कि डिरोजियो की परंपरा साहित्य में विकसित क्यों नहीं हुई।
दूसरी परंपराएं क्यों विकसित हुई? एक अच्छा साहित्य का शिक्षक वह बतर्ज बंकिम के, जो लोग बंकिम पर, उसके उपन्यासों पर बलिहारी हैं और पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं साहित्य को मत छोड़ो, साहित्य की सीढ़ी पर चढ़कर धर्म के मंच पर चढ़ो। और यह भी कहते हैं धर्मालोचन में असीम और अनिर्वचनीय आनंद है। और ये जो असीम और अनिर्वचनीय जो आनंद, इस असीम अनिर्वचनीय आनंद को सबसे ज्यादा एंजॉय किया डिरोजियो ने। और डिरोजियो ने अपने कार्यकलाप के जरिए एक ऐसा माहौल बनाया, छात्रों में एक ऐसा प्रभाव पैदा किया कि छात्र उनके ऊपर सिर्फ क्लास में ही उनके फैन नहीं थे, क्लास के बाहर भी छात्र उनके फैन थे। यहां तक कि डिरोजियो ने जो एक जिसे कहें कि विद्वत परिषद बनाई थी, उस विद्वत परिषद की रेगुलर प्रतिदिन मानिकतल्ला में एक जगह उन्होंने अपना ये बैठक खाना बनाया। उस बैठक खाना में रेगुलर मीटिंग होती थी और हिंदू कॉलेज के विद्यार्थी उसमें बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करते थे। और वह जो डेली जो गोष्ठियां थी, वे डेली गोष्ठियां पूरे पूरे बंगाल में यंग लोगों में, युवा लोगों में विचारधारात्मक परिवर्तन की एक तरह से वो एक बहुत बड़ा सेतु और मंच बन गई। उस जमाने के जो हिंदुत्ववादी लोग थे, जो हिंदूवादी लोग थे, जो हिंदू धर्म के कट्टर लोग थे, वे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब थे। एक बात क्या बता रहा हूं मैं आपको, हिंदू ये कॉलेज से निकाले जाने के पहले एक घटना घटी। एक बच्चे को उसकी प्रगति रिपोर्ट लेकर डिरोजियो अपने हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए और जब पूछने गए कि आपने जो इसके बारे में इस तरह से यहां टिप्पणी की है, क्या बात। और जब पूछने गए तो उस प्रिंसिपल ने, क्योंकि वो भड़का हुआ था, डिरोजियो की जो तमाम किस्म की टीचिंग थी और बाहर जो गतिविधियां थी उससे पूरी तरह से भड़का हुआ था। उस प्रिंसिपल का नाम था दान शेल्मे। दान शेल्मे ने प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद बजाय इसके वो तमीज से पेश आते और जवाब देते, वो सीधे डिरोजियो को पीटने के लिए उद्धत हुए। उन्होंने डिरोजियो के ऊपर हाथ उठाया और इसकी वजह से प्रिंसिपल में और डिरोजियो में झगड़ा हो गया। और प्रिंसिपल और डिरोजियो में झगड़ा हुआ, उस झगड़े ने असल में शुरुआत की सारे प्रपंच की। उस समय ये झगड़ा आपस के एक दूसरे से सॉरी कह के, क्षमा याचना करके ये मामला रफा दफा हो गया, लेकिन नींव पड़ गई, उसकी झगड़े की नींव पड़ गई कॉलेज में। क्योंकि जो स्कूल का प्रिंसिपल था, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने डिरोजियो को अधम चाटुकार तक की गाली दी। इस घटना के बाद में मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और मैनेजमेंट की मीटिंग ने एक निर्णय लिया। और निर्णय क्या था? निर्णय यह था कि कोर्ट विद्यार्थियों को यथासंभव ऐसे भाषण न दिए जाएं जिनसे राष्ट्रीय धर्म के महान सिद्धांतों से उनका विश्वास उठ जाए, अनकोट। यानी राष्ट्रीय धर्म का मतलब हिंदू धर्म, हिंदू धर्म की मान्यताएं। अंग्रेजों के जमाने में हिंदू कॉलेज के मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया कि शिक्षक ऐसी चीजें न पढ़ाएं जिससे कि हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म की मान्यताओं के बारे में, उनका मानना था ये राष्ट्रीय धर्म है, उनकी आलोचना नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि विद्यार्थियों में हिंदू धर्म के प्रति विश्वास उठ जाए।
समिति ने यह भी किया कि उन्होंने जो हिंदू प्रथाओं से मेल नहीं खाने वाली जो परंपराएं थी, रिवाज थे, उनकी निंदा की। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि ये जो सारा का सारा प्रसंग है डिरोजियो का, इस डिरोजियो के प्रसंग की जो सबसे जो मूल्यवान चीज थी, जिसने कि डिरोजियो को सबसे शानदार बनाया, वो क्या था? सिर्फ शिक्षण और हिंदू धर्म उसका की आलोचना, उसकी वजह से डिरोजियो निकाले गए? नहीं, बात उससे भी ज्यादा कहीं गहरी है। उस जमाने में भी ये दिक्कत थी, आज भी ये दिक्कत है। आज थोड़ा सा फॉर्म बदल गया उसका, लेकिन दिक्कत तो है। डिरोजियो के जमाने में, डिरोजियो के खिलाफ में हिंदू कॉलेज ने जो चीजें आरोप के तौर पर पेश की, वो बहुत सीरियस चीजें थी। उस पूरे विवाद को अगर ध्यान से देखें, और डिरोजियो जिस समुदाय से आते थे उससे जुड़े हुए एक पहलू को देखें, उस विवाद पर हम लोग थोड़ा सा बाद में जाएंगे कि सब ये चीज विचार करने की है कि ये जो डिरोजियो जिस जाति से आते थे, यूरेशिया जिसे हम लोग कहते हैं, ये यूरेशियाई लोग चले कहां गए? कहां गायब हो गए ये लोग? कौन सी जगह है जहां ये यूरेशियाई लोग चले गए यहां से? कलकत्ते में तमाम किस्म की यूरोपीय जातियों के लोग रहते हैं, अभी भी कुछ लोग होंगे। कलकत्ते में एक महानगर था और इसमें लोग रहते थे, तो लोगों ने ये सवाल उठाया कि अब यूरेशियाई लोग नजर क्यों नहीं आते? धीरे 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 ऐसी क्या चीज घटी कि यूरेशियाई जाति के लोग धीरे धीरे गायब होते चले गए? एक ये सवाल एक्चुअल में थॉमस एडवर्ड ने हेनरी डिरोजियो द यूरेशियन पोएट, टीचर एंड जर्नलिस्ट नामक जो पुस्तक है, जो कि 1884 में उन्होंने लिखी थी, इस पुस्तक में उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है और लिखा है कि यूरेशियाई वे लोग थे जिनको भयानक दमन का सामना करना पड़ा। कैसा दमन था? दमन यह था कि 17 मार्च 1780 को एक आदेश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जारी किया, जिसके अनुसार उन स्कूलों पर पाबंदी लगा दी गई, खासतौर उन स्कूलों में यह पाबंदी लगाई गई कि ये जो यूरोप के जो लोग जो भारत में रहते हैं, उन्होंने अगर यहां पर किसी भारतीय स्त्री से शादी कर ली है या वो यहीं उनके बच्चे पैदा हुए हैं, तो कोशिश ये है कि जो इस तरह के जो मिश्रित बच्चे हैं कि पत्नी भारतीय और पति यूरोपीय, तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो 1886 का जो आदेश था, वो आदेश ये था कि ये जो बच्चे थे, इन बच्चों को नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं देखते थे, वे लोग अलग तरीके से देखते थे। कुछ लोग इसे अनाथ मानते थे, कुछ लोग दूसरे ढंग से देखते थे। तो इन बच्चों की एजुकेशन, जो यूरेशियाई बच्चे थे, इनकी एजुकेशन के लिए इन्हें विदेश भेजते थे, इंग्लैंड भेजते थे, उनके भारत में दाखिले नहीं हो सकते थे। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो विदेश जा सकें? जबकि अच्छी खासी संख्या में ये यूरोप के लोग यहां आए, उन्होंने भारतीय औरतों से शादियां की, यहां अपना घर बसाया। यहां तक कि जब 2 साल कलकत्ते में नौकरी करने के बाद डिरोजियो जब भागलपुर अपने चाचा के यहां चले गए और वहां वो कुछ समय रहे और चाचा के बिजनेस में उन्होंने नौकरी की, तो स्वयं डिरोजियो का भागलपुर में किसी महिला से प्यार हो गया। लेकिन दिक्कत यह थी कि वो डिरोजियो से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी।
तो ये जो यूरोप के लोग थे, ये यूरोप के लोग भारत में आने के बाद में शादियां करते थे, इनके बाल बच्चे होते थे, तो एक नया कानून बनाया गया कि ये लॉर्ड रिपन के जमाने में ये कानून बनाया गया कि ये यूरेशियाई जाति से जो बच्चे पैदा होंगे, ये बच्चे विदेश भेजे जाएंगे, इंग्लैंड भेजे जाएंगे, भारत में नहीं पढ़ेंगे ये लोग। उन्होंने ये भी आदेश दिया लॉर्ड रिपन ने कि देहरादून का जो दून स्कूल है, उसे फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरा कहते थे उस समय, रुड़की का इंजीनियरिंग है, इन दोनों जगहों पर भी जो अंग्रेज पिता के भारत में पैदा हुए बच्चे वो दाखला नहीं ले सकते थे, उन पर बैन लगा दिया गया था। अब ये जो यूरेशियाई जाति के लोग थे जिससे कि ये डिरोजियो आते थे, डिरोजियो की शिक्षा हुई बंगाल में। एक निजी स्कूल में उन्होंने शिक्षा ली, और यह माना जाता है कि वो जिस स्कूल में उन्होंने शिक्षा ली, उस स्कूल के शिक्षक का उनके ऊपर गहरा असर था, उनके ऊपर उनका विचारधारात्मक असर था। सवाल यह है कि ये जो अगर आदेश न लगाया हो गया होता अंग्रेजों की तरफ से विदेश भेजने का, तो शायद यूरेशियाई जाति बच जाती, उससे भारत का बहुत भला होता। और जो स्वयं डिरोजियो और उनके परिवार के जो लोग जो यहां थे, डिरोजियो जिस समय 2 साल कलकत्ते में उन्होंने नौकरी की, यानी 14 साल की उम्र में ही वे पहली बार कलकत्ता में नौकरी ज्वाइन करते हैं, और वहां काम करने के बाद में क्लर्क के तौर पर 2 साल नौकरी करते हैं। उसके बाद में वे भागलपुर चले जाते हैं, और भागलपुर में रहते हुए उनकी कविताएं आनी शुरू होती हैं, और पहली बार जॉन ग्रांट, फेमस पत्रकार और संपादक थे उस जमाने के, वे उनकी कविताओं से प्रभावित होते हैं, और इंडिया गजट में असिस्टेंट एडिटर की नौकरी वे डेविड डिरोजियो को ऑफर करते हैं। और डिरोजियो को जब वे नौकरी ऑफर करते हैं, तो वे खाली एक मैगजीन के लिए ऑफर नहीं करते, बल्कि कलकत्ता लिटरेरी गजट का वो संपादक बनते हैं, कलकत्ता मैगजीन का वो कंट्रीब्यूटर एडिटर बनते हैं, इंडियन मैगजीन के कंट्रीब्यूटर बनते हैं, द बंगाल एनुअल एंड कैलिडोस्कोप के कंट्रीब्यूटर बनते हैं। यानी जो भागलपुर में जो उनकी जिंदगी थी, वो एक कंपनी में काम करते थे, और कंपनी में काम करते हुए जो उन्होंने कविताएं लिखी, और पहला कविता संकलन जब उनका छपा 1827 में, मात्र 17 साल की उम्र थी उनकी, और जिस साल ये संकलन छपा उसी साल उनकी हिंदू कॉलेज में नौकरी लगती है। 28 में नौकरी लगती है, 27 में वो आते हैं, 28 में नौकरी लगती है, और नौकरी के साथ ही वे, अब आप सोचिए, एक लड़के की सिर्फ 18 साल में कॉलेज में लेक्चरर के पोस्ट पर नियुक्ति हो, एक ऐसे लड़के की जिसने सिर्फ 14 साल की उम्र तक शिक्षा ली हो। फॉर्मल एजुकेशन कितनी रही होगी आप इससे समझ सकते हैं। और जब वो हिंदू कॉलेज में उनकी नौकरी लगती है, तो वो अपने को एक तरह से हिंदू कॉलेज के ब्रांड के तौर पर, आइडेंटिटी हिंदू कॉलेज की पहचानी जाती थी डिरोजियो से। डिरोजियो के विद्यार्थी अपने को आइडेंटिफाई करते थे डिरोजियो से, हिंदू कॉलेज से नहीं। हिंदू कॉलेज भी पहचाना जाता था किससे? डिरोजियो से। और ये जो डिरोजियो ने जो चीज अर्जित की, उसको अर्जित करने में उन्होंने जो साहित्य के पढ़ाने की जो पद्धति थी, वो पद्धति अद्भुत ढंग से विकसित की थी। वैसे कोई साहित्य नहीं पढ़ाता था पहले। और ये
प्रक्रिया, इसने साहित्य के, संस्कृति के, दर्शन के प्रश्नों को जिस तरह से उछाला, सामने रखा, उसने कॉलेज मैनेजमेंट की नींद हराम कर दी। और कॉलेज मैनेजमेंट ने एक आइडियोलॉजिकल चुनौती के तौर पर डिरोजियो के कामकाज को देखा। खासतौर पर कॉलेज मैनेजमेंट में जो लोग थे, जो कि लोकल थे, बंगाली थे, उसमें एक अच्छा खासा हिस्सा हिंदूवादियों का था, जो हिंदू धर्म के पक्के कट्टर समर्थक थे, जो परंपरावादी थे। ये वे लोग थे जिन्होंने नवजागरण का भी विरोध किया था। वही लोग बढ़ चढ़कर सामने आए और उन्होंने डिरोजियो पर आरोप लगाए कि डिरोजियो सारी समस्या की जड़ है, लड़के बिगड़ रहे हैं, लड़कों के दिमाग को विषाक्त कर दिया गया है, लड़कों की हिंदू धर्म में अब कोई आस्था नहीं रही, लड़के अब पूजा नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, ब्रह्म को नहीं मानते, लड़के नास्तिक बन रहे हैं। और इसका कारण कौन है? इसका कारण एकमात्र डिरोजियो। और यही वह चीज थी कि डिरोजियो के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि डिरोजियो छात्रों को भड़का रहे हैं, डिरोजियो छात्रों को अधार्मिक बना रहे हैं और डिरोजियो हिंदू धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा कर रहे हैं। इसलिए डिरोजियो को कॉलेज से निकाल दिया गया। दिलचस्प बात बता रहा हूं, और ये बाई चांस की बात है कि ये फिनोमिना अभी भी बरकरार है, इस सेंस में कि डिरोजियो के बारे में जब मैनेजमेंट ने पहली बार विचार किया तो विचार करते समय डिरोजियो को बुलाया नहीं गया। डिरोजियो को के ऊपर जितने भी आरोप लगे, वे सारे के सारे आरोप पर कभी किसी भी मैनेजमेंट के व्यक्ति ने, कभी कॉलेज के प्रिंसिपल ने डिरोजियो से कभी पूछा तक नहीं कि आपके बारे में ये आरोप हैं, आपको कुछ कहना है। सीधे एक इंक्वायरी बैठाई, मैनेजमेंट बैठा और बैठने के साथ ही जांच शुरू हो गई, एक चार्जशीट पेश हो गई। और उसमें जो बुनियादी चीज थी वो क्या थी डिरोजियो के खिलाफ? वो ये कि हिंदू धर्म के प्रति विद्रोह की भावना और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का प्रचार डिरोजियो कर रहे हैं। और डिरोजियो की असल बात यह है कि वे परंपराओं और संस्कारों को नहीं मानते, इसलिए डिरोजियो को कॉलेज से निकाल दिया गया। अब ये जो जगह है, यहां से सारी की सारी लड़ाई शुरू हुई और डिरोजियो को बिना बुलाए डिरोजियो के बारे में यह निर्णय ले लिया गया कि डिरोजियो को नौकरी से निकाल दिया जाए। जिस कमेटी ने यह निर्णय लिया, उस कमेटी में जो लोग थे उनके नाम हैं। उसमें गवर्नर थे बाबू चंद्र कुमार टैगोर, उसके उपाध्यक्ष थे एच.एस. विल्सन, बाबू राधा माधव बनर्जी, राधाकांत देव, रामकमल सेन, डेविड हेयर, बाबू रसमय दत्त, बाबू प्रसन्न कुमार टैगोर, श्री कृष्ण सिंह, लक्ष्मी नारायण मुखर्जी, ये सेक्रेटरी थे। ये लोग शामिल थे। लेकिन दिलचस्प है कि इस कमेटी ने अपनी मीटिंग करते समय डिरोजियो को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया और डिरोजियो के बारे में ऑर्डर पास कर दिया। डिरोजियो का पक्ष जानने की कोशिश ही नहीं की और यह माना कि ये जो जितनी भी बीमारियां समाज में अभी दिखाई दे रही हैं हिंदू धर्म के खिलाफ में, उनकी जड़ है डिरोजियो। वो हिंदू धर्म के लिए खतरा है, हिंदू जो परंपराएं हैं, संस्कार है, उनके लिए खतरा है, वो जनता के लिए खतरा है। इसलिए कॉलेज को डिरोजियो से मुक्त किया जाए और छात्रों के साथ उनके सभी कम्युनिकेशन काटे जाएं। उस जमाने में एक सुविधा थी कि जब कॉलेज में बच्चे आते थे तो एक कैंटीन थी, कैंटीन में छात्र शिक्षक एक ही साथ बैठ के चाय पीते थे, नाश्ता करते थे। तो मैनेजमेंट ने यह भी तय किया कि अब शिक्षक और छात्र एक साथ बैठ के एक ही कैंटीन में, एक ही डाइनिंग टेबल पर चाय नहीं पिएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे। शिक्षकों के अलग होगी व्यवस्था और
विद्यार्थियों की अलग होगी। कमेटी ने एक और निर्णय लिया था, वो ये कि इसे उन्होंने परसों नहीं किया, लेकिन निर्णय लिया उन्होंने कि जो विद्यार्थी सार्वजनिक तौर पर हिंदुइज्म और उसकी परंपराओं या धार्मिक संस्कारों का विरोध करते हैं, उनको दंडित किया जाएगा और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। और किसी भी विद्यार्थी को उसके करैक्टर का असेसमेंट किए बिना दाखला नहीं दिया जाएगा, उसके करैक्टर की, चरित्र की छानबीन की जाएगी। उन्होंने एक यह भी निर्णय लिया कि कॉलेज में कक्षाएं खत्म होने के बाद बच्चों को स्कूल में रहने की अनुमति नहीं होगी, इस क्लास होते घर होगा। और एक निर्णय और भी मजेदार था कि जो विद्यार्थी प्राइवेट लेक्चर या मीटिंग्स में जाते हैं, उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि कलकत्ते में ये बीमारी अभी भी है, थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म। मैं हिंदी में पढ़ाता था, हमारे यहां ऐसे शिक्षक थे जो सिर्फ इस बिना पर विद्यार्थियों के बारे में राय बनाते थे कि वे विद्यार्थी किसका कार्यक्रम सुनने जाते हैं और किसका कार्यक्रम सुनने नहीं जाते हैं। मान लो मसलन अगर मैं किसी सेमिनार में बोल रहा हूं और कुछ विद्यार्थी मेरा प्रोग्राम सुनने चले आए, तो मेरे विभाग के दूसरे शिक्षक इस बात से नाराज हो जाते थे कि तुम जगदीश्वर जी के सेमिनार सुनने क्यों गए। या मैं जनवादी लेखक संघ करता हूं और जनवादी लेखक संघ का प्रोग्राम करता हूं, तो जो कि मैं करता था, तो हमारे शिक्षकों का एक वर्ग इस बात से नाराज हो जाता था कि तुम जनवादी लेखक संघ की सेमिनार सुनने क्यों गए। कलकत्ते में यह बीमारी है। मैं आपको एक और दिलचस्प घटना बता रहा हूं। महादेवी वर्मा के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम का आयोजन किया, डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजन किया। कुछ नहीं तो वहां का छात्र संघ, जिसको कंट्रोल सीपीएम के लोग करते थे, छात्र संघ मैदान में उतर आया और उन्होंने छात्रों को सेमिनार में आने से रोक दिया। उसमें बोलने वाले थे, कौन थे? हिंदी के प्रमुख आलोचक, जो उस समय जनवादी लेखक संघ के प्रेसिडेंट थे, शिव कुमार मिश्र। मैंने देखा 11 बजे सेमिनार था, लेकिन 12 बजे तक विद्यार्थी नहीं आए। क्यों नहीं आए? देखा, पता चला कि विद्यार्थी आए तो हैं, लेकिन सब नीचे हैं गेट के बाहर, क्योंकि गेट पर उन्हें रोकने के लिए लोग खड़े हुए हैं, आप सेमिनार में नहीं जा सकते। डेविड हेयर ने जिस चीज को हिंदू कॉलेज में फेस किया, अनफॉर्चुनेटली वो बीमारी अभी भी है बंगाल में। लोग इस आधार पर निर्णय, फिर मैंने बाद में हस्तक्षेप किया जाके, मैंने डाटा यूनियन के लोगों को, ये क्या बदतमीजी है। उसके बाद में लोग सेमिनार में आए, सेमिनार देर से शुरू हुआ लेकिन लोग आए। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं कि डेविड हेयर के टाइम पर जो ये गाइडलाइन बनी थी, इसने एक खास तरह की मानसिकता शिक्षा संस्थानों में बनाई, एक खास तरह का रेजिमेंटेशन, एक खास तरह का गुटवाद इसने पैदा किया। मैं तो इससे मतलब पूरे 27 साल लड़ता रहा। तो ऐसा नहीं कि डेविड हेयर के जमाने में जो चीज बनाई गई, ये डिरोजियो के जमाने में जो चीज बनाई गई, हिंदू कॉलेज ने, प्रेसिडेंसी के मैनेजमेंट ने जो चीज तय की थी, वो उस समय डिरोजियो के साथ ही नष्ट हो गई। नहीं, ये बाद में भी चलती रही, अभी भी है। हिंदू कॉलेज के मैनेजमेंट ने एक और निर्णय लिया, वो ये कि जो किताब विद्यार्थियों के चरित्र को भ्रष्ट करे, उसके पढ़ने की अनुमति न दी जाए। और भ्रष्ट से मतलब जो हिंदू धर्म की आलोचना करे, जो परंपरागत रूढ़ियों की, सामाजिक रूढ़ियों की आलोचना करे। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प और आखिरी पहलू है जिसको कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये कि डिरोजियो के खिलाफ में जब ये
निर्णय किया गया कि उन्हें कॉलेज से निकाला जाता है, उन्हें बर्खास्त किया जाता है, तो जो एच.एस. विल्सन थे, उन्होंने डिरोजियो को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के जवाब में डिरोजियो ने उनका धन्यवाद किया कि विल्सन ने डिरोजियो के पक्ष में ही अपनी राय दी थी, लेकिन वोट नहीं किया था। विल्सन ने और डेविड एयर ने वोट नहीं किया इसलिए कि यह डर था कि लोकल लोग नाराज हो जाएंगे उनके धर्म की आलोचना के पक्ष में वोट देने से, इसलिए उन्होंने वोट नहीं किया। लेकिन वास्तविकता यही थी कि जो कट्टरपंथी लोग थे, जो हिंदूवादी लोग थे, उन हिंदूवादी लोगों के दबाव में ही वह निर्णय लिया गया कि डेविड और डिरोजियो को निकाल दिया जाए। तो इस एच.एस. विल्सन की और डिरोजियो की जो खतो खिताबत हुई, उस खतो खिताबत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई। विल्सन के स्टैंड को लेकर डिरोजियो ने उनकी प्रशंसा की और उनका शुक्रिया अदा किया। उसी पत्र के जवाब में विल्सन ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। बोले कि इन 3 सवालों के जवाब मुझे दो। उस सवाल क्या थे? वो सवाल ये थे, क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? नंबर 2, अभिभावकों का सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना हर बच्चे की जिम्मेदारी है, क्या तुम इसे मानते हो? थर्ड, क्या तुम भाई बहन में शादी के पक्ष में हो? ये 3 सवाल उनके सामने रखे गए। अच्छा, ये बात कमेटी बुला के भी पूछ सकती थी, लेकिन कमेटी के लोगों ने बुला के नहीं पूछा। विल्सन ने जब उनसे रिजिग्नेशन लिया तो रिजिग्नेशन के लिए जो चिट्ठी लिखी गई थी, उस चिट्ठी के प्रसंग में उन्होंने ये सवाल पूछे। तो डिरोजियो ने इनका जो उत्तर दिया, वह उत्तर बहुत मूल्यवान है और बहुत ही शिक्षात्मक है। उस पूरे के पूरे पत्र के हिस्से को मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, जिससे कि वो दस्तावेज है और वो हमारे बीच में रहे। इन 3 प्रश्नों के उत्तर में डिरोजियो का विल्सन को जवाब था, मैंने किसी भी व्यक्ति की सुनवाई में, मतलब जब वो लोगों से बातचीत करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी व्यक्ति की सुनवाई में ईश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं किया। अगर इस तरह के विषय पर कुछ बोलना ही गलत है, तब मैं अपराधी हूं। लेकिन दार्शनिकों द्वारा इस सर्वोच्च मुखिया के संबंध में उठाई गई शंकाओं का उल्लेख अपने द्वारा किए जाने को स्वीकार करने में मैं भयभीत हूं। मैं भयभीत हूं और न शर्मिंदा, क्योंकि मैंने इन शंकाओं के समाधानों का भी उल्लेख किया है। क्या कहीं भी इस तरह के प्रश्नों पर तर्क देना प्रतिबंधित है? यदि ऐसा है तो दूसरे पक्ष से तर्क देना भी उतना ही गलत होना चाहिए, अथवा सत्य के उदार स्वरूप के साथ यह लगातार होता रहेगा कि इस तरह के महत्वपूर्ण मसलों पर एकतरफा दृष्टि को तरजीह मिलती रहेगी। हम इसके विरोधी सभी दृष्टियों की तरफ से आंख और कान बंद करके समाधान प्राप्त करेंगे। कोई भी नजरिया अपने विरोधी पक्ष को पूरी तरह से समझे बिना, उसकी व्यर्थता को उद्घाटित किए बिना किस प्रकार मजबूत होगा। और मैंने इससे ज्यादा और क्या किया है? मैं युवाओं की शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था। इस विशेष स्थिति में फंसकर क्या मेरा यह दायित्व था कि मैं उन्हें इन गंभीर प्रश्नों के केवल एक पक्ष को जानने देकर उत्पीड़ित और अज्ञानी बनाऊं? मस्तिष्क की संकीर्णता, जिसे इस तरह के पाठ्यक्रम में हो सकता है परिकल्पित किया गया हो, को एक तरफ रखकर यह युवाओं की मानसिक ऊर्जा और योग्यता के अर्जन के लिए घातक हो सकता था। और चाहे विरोध में जो कुछ भी कहा जाए, मैं अपनी प्रक्रिया का संकेत लॉर्ड बेकन जैसे रूढ़िवादी को उद्धृत करते हुए कर सकता हूं। कोट, यदि कोई व्यक्ति वह दार्शनिक कहता है और इस तरह के मसलों पर राय देने का अधिकार लॉर्ड बेकन से ज्यादा किसी को नहीं है, निश्चितता से, लॉर्ड बेकन ने कहा था, निश्चितता से आरंभ करता है,
यदि कोई व्यक्ति निश्चितता से आरंभ करता है तो वह संदेह से अंत करेगा, अनकोट। मुझे यह चौकन्ना होकर ध्यान रखना है कि संतुष्ट अज्ञानता के साथ यह हमेशा से ही होता रहा है। बहुत महत्वपूर्ण पदबंध है, संतुष्ट अज्ञानता, यह हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। मुझे यह चौकन्ना होकर ध्यान रखना है कि संपूर्ण संतुष्ट अज्ञानता के साथ यह हमेशा से ही होता रहा है। जब यह बहुत देर से चिंतन के दायरे में आता है, एक संदेह दूसरे को जन्म देता है और नतीजा सब कुछ पर संदेह में प्रतिफलित होता है। इसलिए मैंने सोचा कि यह कॉलेज के कुछ छात्रों को ट्रिंथ और फिलो के बीच के ह्यूमन के प्रसिद्ध संवाद से परिचित करा दूं, जिसमें ईश्वरवाद के खिलाफ सर्वाधिक सूक्ष्म और परिष्कृत तर्क दिए गए हैं। लेकिन मैंने उन्हें डॉक्टर रीड्स और डुगल्स स्टेवार्ट्स द्वारा ह्यूम को दिए गए सर्वाधिक उपयुक्त तर्कों, जो अभी तक खंडित नहीं हुए, से भी परिचित करवाया। यह मेरे द्वारा किए गए कथित अपमान का चिट्ठा है। यदि समझाने की इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की धार्मिक भावनाओं की चूलें हिल गईं, वे अव्यवस्थित हो गई, तो गलती मेरी नहीं है। निष्ठा या आस्था पैदा करना मेरी क्षमता के बाहर है। और यदि मैं दूसरों की नास्तिकता के लिए धिक्कारा जाता हूं, तो मुझे दूसरों की आस्तिकता के लिए भी कुछ श्रेय मिलना चाहिए। विश्वास कीजिए प्रिय महोदय, मैं भी मानवीय अज्ञानता के गहरे बोध, दृष्टिकोणों के निरंतर उलटफेर और सर्वाधिक महत्वहीन विषयों पर घनघोर आत्मविश्वास के साथ बोलने से पूरी तरह से ओतप्रोत हूं। संदेह और अनिश्चितता रूढ़िवाद को एक जिज्ञासु दिमाग में घुसने से रोकती है। और मेरे लिए कहना कि यह है और यह नहीं है, जब विज्ञान के व्यापक परिचित शोधों और बौद्धिकों के सर्वाधिक दुस्साहसिक विचारों के बाद हमें दुख और निराशा के साथ अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि विनम्रता सर्वोच्च ज्ञान बन जाती है, क्योंकि सर्वोच्च बुद्धि मनुष्य को उसकी अज्ञानता के प्रति निश्चिंत करती है। ये ईश्वर के संबंध में जो पहला सवाल था उसका उत्तर दिया उन्होंने। दूसरे सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा, आपका दूसरा सवाल है, क्या आप सोचते हैं कि माता पिता का सम्मान और आज्ञा पालन प्रेरक कर्तव्य का हिस्सा नहीं? पहली बार मेरे जीवन में मुझे आपके पत्र से ज्ञात हुआ कि मुझ पर इतना घृणित, इतना अप्राकृतिक, इतना घिनौना सिद्धांत को मानने का आरोप लगाया गया है। इस तरह के षड्यंत्रों के रचयिता मेरी घृणा के योग्य भी नहीं है। यदि मेरे पिता जीवित होते तो वे मुझ पर तोहमत लगाने वालों को जवाब देकर मेरी बदनामी को दूर करते कि एक पुत्र के रूप में मैंने सभी पुत्रोचित कर्तव्यों का पालन किया है। वे इस तरह की बातों को कभी तरजीह नहीं देते। लेकिन मेरी माताजी इस बात को पुष्ट कर सकती हैं कि ये बातें मेरे आचरण से किसी भी प्रकार मेल नहीं खाती और उनकी गवाही पर मैं अपनी प्रतिज्ञा को जोखिम में डाल सकता हूं। बहरहाल मैं यही नहीं रोकूंगा। जहां तक मेरे कभी इस तरह के विचारों को मानने या पढ़ाने का सवाल है, मैंने हमेशा माता पिता की इज्जत और उनकी आज्ञा पालन पर जोर दिया है। मैंने अवश्य ही ऐसे सम्मान के लिए निंदा की है जो बच्चों को नैतिक रूप से पाखंडी बनाता है, लेकिन मैंने हमेशा ही हृदय के भावनाओं को सुनने और उसके अनुसार समुचित रास्ते पर चलने की बात की है। बहरहाल ये उदाहरण जिनमें मैंने माता पिता का सम्मान करने पर जोर दिया है, वे अपेक्षित नहीं है। मैं आपकी संतुष्टि के लिए दो महत्वपूर्ण उदाहरण दूंगा और इनमें शामिल दोनों पक्षों तक आपकी पहुंच है, तो आप किसी भी समय इसकी पुष्टि कर सकते हैं। लगभग 2 या 3 महीने पहले दुखीनंदन मुखर्जी, जिन्होंने बाद में खूब हो हल्ला मचाया, ने मुझे सूचना दी कि उसके पिता का व्यवहार पूरी तरह से बर्दाश्त के बाहर है और इस दायित्व से बचने का एकमात्र रास्ता उसके लिए अपने पिता का घर छोड़ देना है। यद्यपि मैं जो कुछ उसने कहा उस सत्य से परिचित था, मैंने उसे यह कहते हुए कि माता पिता से बहुत प्यार किया जाना चाहिए और दुनिया उसके आचरणों को संगत नहीं मानेगी यदि वह अपना घर सचमुच में घर से निकाले जाने के बिना छोड़ता है। ऐसा कोई भी कदम उठाने से उसे बचना चाहिए। लेकिन उसने मेरी सलाह मानी
यद्यपि मुझे खेद है कि केवल कुछ समय के लिए, कुछ सप्ताह पहले उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और आश्चर्यजनक रूप से मेरे पड़ोस में किसी घर में रहने लगा। जब उसने अपने मकान मालिक के साथ अपनी औपचारिकताएं पूरी कर ली, तब उसने मुझे पहली बार सूचित किया कि उसने क्या कर डाला है। और जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा कदम उठाने के पहले उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता था कि आप मुझे रोकते। दूसरा उदाहरण महेश चंद्र सिंह से जुड़ा है। हाल ही में अपने पिता से रूखा व्यवहार करने तथा अपने कुछ अन्य रिश्तेदारों को नाराज करने के बाद उन्होंने मुझसे मेरे घर पर अपने चाचा उमाचरण बोस और अपने चचेरे भाई नंदलाल सिंह के साथ आकर संपर्क किया। मैंने उसे उसके अवज्ञाकारी व्यवहार के लिए जबरदस्त फटकार लगाई और कहा कि जब तक वह अपने पिता से माफी नहीं मांग लेता, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा। मैं अन्य मामलों को भी उद्धृत कर सकता हूं, पर इतना ही काफी है। अब मैं तीसरे सवाल की तरफ आता हूं। तीसरा सवाल यह था कि क्या तुम भाई बहनों के बीच में शादी के पक्ष में हो? उन्होंने लिखा है, क्या आप समझते हैं कि भाई बहनों में विवाह निर्दोष और स्वीकार्य है? यह सवाल था। यह आपका तीसरा प्रश्न है। नहीं, मेरा स्पष्ट उत्तर है, और मैंने इस तरह की मूर्खता कभी नहीं सिखाई। लेकिन मैं यह पता लगाने में असमर्थ हूं कि इस तरह की गलत बयानी उन लोगों ने कैसे की जिनके बारे में मुझे पता चला है। कोई भी व्यक्ति जिसने मुझे कभी इस तरह के विषयों पर बोलते सुना है, ऐसे झूठ का प्रचार कर सकता है? कम से कम मैं ऐसा सोचने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं कि कोई कॉलेज का विद्यार्थी जिसके साथ मैं जुड़ा रहा, या तो ऐसा मूर्ख हो सकता है कि मैंने जो कुछ कहा उन सबको गलत समझा, अथवा इतना धूर्त हो सकता है कि इच्छित रूप से मेरी राय को तो मरोड़ कर पेश कर रहा है। मैं मानने को बाध्य किया जा रहा हूं कि कमजोर लोग जो भयभीत होकर निर्धारित दृष्टि से काम करते रहे हैं, वे भयभीत होने के योग्य कुछ भी न पाकर मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे संदेहवादी और काफिर कहा जाना आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये नाम हमेशा से उन लोगों को दिए गए हैं जो धर्म के अंदर अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं आपको निश्चिंत करता हूं, जो इल्जाम आप कह रहे हैं कि मुझ पर लगाए गए हैं, पहली बार मेरे संज्ञान में आपके पत्र के जरिए ही आए हैं। कभी समझने में नहीं सोचा, सपने में भी नहीं सोचा कि वे भाव जो स्वयं मेरे अपने भावों के खिलाफ है, मुझ पर इस तरह मर दिए जाएंगे। इसलिए मैं आपकी उदारता पर विश्वास करूंगा कि इस तरह की हास्यास्पद कहानियों के अंतर विरोधी पक्षों का जवाब दें। मैं उन लोगों की तुलना में बड़ा दैत्य नहीं हूं, यद्यपि मैं स्वयं को निश्चित रूप से इतना ही नहीं जानता कि कह सकूं कि जो कुछ मेरे बारे में कहा गया है उसका श्रेय मुझे दिया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि कुछ सप्ताह से कुछ व्यस्त लोग मेरे बारे में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण और आधारहीन कहानियां बना रहे हैं, और यहां तक कि मेरे परिवार के बारे में भी कुछ मूर्ख यहां तक कह रहे हैं कि मेरी बहन, जबकि कुछ अन्य कह रहे हैं कि मेरी बेटी, हालांकि कोई है नहीं, किसी हिंदू युवक को ब्याही गई है। मुझे इस बात की जानकारी वृंदावन घोषाल नाम के एक बेचारे ब्राह्मण से मिली, जो घर घर दिन भर की चटपटी खबरें, जिन्हें वह खुद गढ़ता है, सुनाकर अपना पेट पालता है। यद्यपि यह संतोष की बात है कि अब्बा चाहे जितना भी शोर भरा क्यों न हो, वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। मैंने आपके प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। अब मुझे यह पूछने का अवसर दीजिए मेरे प्रिय महोदय कि क्या मेरे संबंध में कॉलेज के देशज प्रबंधकों द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को देखते हुए मेरे पक्ष में इस लोकप्रिय कोलाहल को दूर करने की पेशकश की जा सकती है? उनकी कार्रवाइयों में मेरे खिलाफ कोई भर्त्सना दर्ज नहीं है, लेकिन क्या यह किसी व्यक्ति के आचरण और चरित्र की भर्त्सना के समान नहीं है कि उसे उसके कार्यालय से बर्खास्त कर दिया जाए, जबकि लोकप्रिय कोलाहल उसके खिलाफ जारी हो? अस्पष्ट सूचनाएं और निराधार अफवाहें मेरे संबंध में देश से बाहर भी भेजी गई हैं। स्थानीय प्रबंधकों ने मेरे खिलाफ काम कर इसे पुष्ट किया है। मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, लेकिन मेरा विश्वास है कि वे मुझसे छुटकारा पाने का तय कर चुके हैं। लोकप्रिय अफवाहों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बड़ाई के लिए। यदि वे मेरे धर्म और मेरी नैतिकता की छानबीन करते तो उनके पास मेरे खिलाफ काम करने का कोई आधार नहीं होता। इसलिए उन्होंने कोई पूछताछ न कर लोगों के क्रोध और गुस्से को भड़काकर
तुरंत फुरत मुझे संस्थान से निकालने का उपाय सोचा। येन केन प्रकारण जिस तरह से उन्होंने यह किया, वह जिस मंशा से वे प्रेरित हैं उसका पर्याप्त उदाहरण है, क्योंकि अपने गुस्से में वे भूल गए कि सामान्य शिष्ट आचरण के लिए क्या आवश्यक था। प्रत्येक व्यक्ति जिसने उनके इस तरह के नाटकीय ढंग के काम के बारे में सुना है क्रोधित है, लेकिन उनके अन्याय की शिकायत करने पर उन्हें उससे अधिक प्रशंसा मिल रही है। इस पत्र को समाप्त करते हुए मुझे इसके लंबा हो जाने के लिए माफी मांगने और आपको उन सब चीजों के लिए जो इस अप्रिय प्रसंग में आपने मेरे लिए किया, उन्हें धन्यवाद देने की अनुमति दीजिए। मैंने आपके प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। अब मुझे यह पूछने का अवसर दीजिए मेरे प्रिय महोदय कि क्या मेरे संबंध में कॉलेज के देशज प्रबंधकों द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को देखते हुए मेरे पक्ष में इस लोकप्रिय कोलाहल को दूर करने की पेशकश की जा सकती है? ये पत्र खत्म। ये बहुत ही हिस्टोरिकल पत्र है, जिसे मैंने पढ़ा आपके सामने, और इसकी पत्र की ब्यूटी क्या है? पत्र की ब्यूटी यह है, अब आप कुछ देर के लिए भूल जाइए हिंदू कॉलेज को। इस पत्र को क्यों पढ़ा मैंने? डिरोजियो के खिलाफ में पहले कैंपेन किया गया, एक माहौल बनाया गया पूरे कलकत्ते में, एक विषाक्त माहौल बनाया गया और उसके बाद में एक्शन लिया गया, और विषाक्त माहौल बनाने में अफवाहों की मदद ली गई। शिक्षा में यह पद्धति पहली बार हिंदूवादियों ने डिरोजियो के साथ में इस्तेमाल की, और दूसरी बार सबसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संदर्भ में। छोटी झूठी अश्लील कहानियां गढ़ी गई, जेएनयू के शिक्षकों के बारे में गढ़ी गई, जेएनयू के विद्यार्थियों के बारे में गढ़ी गई, जेएनयू की पूरी इमेज नष्ट की गई। संयोग की बात है, पहले भी कट्टर हिंदूवादी थे और आज भी कट्टर हिंदूवादी हैं। पहले उन्हें डिरोजियो अच्छे नहीं लगते थे, अब उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अच्छा नहीं लगता है, और उसके खिलाफ में उन्होंने पूरी की पूरी मशीनरी खड़ी कर दी है। समाज में एक सामाजिक चेतना अफवाहों के आधार पर खड़ी कर दी है। डिरोजियो क्यों रिलेवेंट है? डिरोजियो इसलिए रिलेवेंट है कि रैशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, परंपरागत हिंदूवादी संस्कृति संस्कारों को चुनौती देती रही है, और डिरोजियो ने यह काम बहुत ही मौलिकता के साथ में और नए दृष्टिकोण के साथ में किया। और यही वह जगह थी जहां से कि डिरोजियो ने नवजागरण के सामने एक नई चुनौती पैदा की। और नई चुनौती क्या थी? नवजागरण का मूल्य था स्वतंत्रता का और व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी की रक्षा का, कि व्यक्ति के पास में बोलने की आजादी, अपने नजरिए से पढ़ाने की आजादी होगी। यह स्वतंत्रता का जो मूल्य था, इस मूल्य को नवजागरण ने पैदा किया, और डिरोजियो इसकी साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर उभरे, एक आइडियल मैन की तौर पर सामने आए। और यही वह जगह है जहां से कि डिरोजियो नवजागरण में दाखिल हो। आज डिरोजियो पर इतना ही, बाकी बातें डिरोजियो के बारे में अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों? इतनी सारी बातें तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि होंगी, मुझे नहीं पता थी बहुत सारी बातें, मतलब ज्यादातर बातें। और उस समय में जब डिरोजियो थे, उस समय इस तरह की लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल रहा होगा, ये भी अंदाजा ही लगाया जा सकता है, जब आज इतना मुश्किल है। और समाज ज़्यादा धर्मभीरू था, ज़्यादा विश्वासी था, ज़्यादा रूढ़िवादी था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। तो फिलहाल आज के निशा में डिरोजियो की कहानी यहाँ तक। अगले एपिसोड में भी डिरोजियो की कहानी चलेगी, और जैसा कि प्रोफेसर ने वादा किया है कि कविताओं पर भी बात होगी, क्योंकि प्रोफेसर हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, साहित्य पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, तो कविताओं पर भी हम लोग बात करेंगे डिरोजियो की। निश्चित बात होगी। और आप लोग अपने सवाल हमको भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है mediavijayndia@gmail.com, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। आप ट्विटर पे हमको मैसेज कर सकते हैं शो के बारे में, कोई राय प्रतिक्रिया, कोई सवाल, कोई जानकारी आप चाहे तो @mediavijayndia हमारा हैंडल है ट्विटर पे, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी इस शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें पेज हमारा, और देखते रहे रेनेसां, और अपने जीवन में भी मूल्यों को लाकर नवजागरण के अपने जीवन में और समाज में नवजागरण की
कोशिश करें हम लोग फिर से, दरअसल बहुत ज़रूरत है इसको फिर से ले आने की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। थैंक यू।